हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। माय डियर्स, आज दिसंबर आपका 9 हो गया। आप देखते देखते आपकी समय बीतते जा रहा है और मात्र आपके समय 2 महीना समथिंग बचा हुआ है। फरवरी 17 फरवरी का आपका एग्ज़ाम है। क्लास 10th वाले को ही हम कह रहे हैं, आप लग जाइए तन और मन धन से, क्योंकि आपकी जो भी कामें था वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। चाहे आपको मकई लगवाना था या धान को समेटना था, सारा चीज़ हो गया। अब लग जाइए, वह करके दिखा दीजिए जो आज तक किसी ने नहीं किया है। माय डियर्स, वह कीजिए, उठिए, जगिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। तो आइए, आज मैं इकोनॉमिक्स का जो शेष पार्ट्स बचा हुआ है मैं उसी को पूरा करता हूँ। जैसे आज चैप्टर 5 से क्वेश्चन मैंने लिया है जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आइए, ये कहता है चैप्टर मेरा 5 है, रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं। सिलिकॉन सिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आप लोग जानते हैं बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन सिटी कहते हैं। कौन? बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन सिटी कहते हैं। तो बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु को हम लोग क्या कहते हैं? सिलिकॉन सिटी कहते हैं। आइए, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में माय डियर्स छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। क्यों? हमारे यहाँ के किसान, जैसे अभी मक्का लगाना था, लगवा लिया, अब मट्टी उट्टी चढ़ा के बेचारा बेरोजगार हो जाएंगे। सिर्फ उसका देख सुन करेंगे, काम नहीं रहेगा। अब फिर काम कब होगा? जब मक्का पक जाएंगे, तब काटने का समय होगा, तब उसे काम मिलेगा। तो लगभग 3 महीने लगभग वह बेरोजगार हो जाएंगे। तो पूरे वर्ष में से उसे 100 दिन ही काम मिलता है, बाकी दिन 265 दिन या 260 दिन लगभग वो बेरोजगार रह जाते हैं। चाहे वह 2 बार ही काम करते हैं, चाहे वह धान की लगाई हो या धान की कटाई हो, और फिर या रबी फसल की लगाई हो या कटाई हो, तो उसमें कुछ ही दिन उसको काम मिलते हैं। मान के चलिए 2 महीना इधर 2 महीना उधर, 4 महीना समथिंग 120 दिन। 120 दिन उसको काम मिलते हैं, बाकी दिन वह बर्बाद हो जाते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी रहते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसमें लिख सकते हैं मौसमी बेरोजगारी, मौसमी या छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। तो आइए, उदारीकरण और वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में लाई है। तो आप जानते हैं 1991 में हमारे मनमोहन जी की अध्यक्षता में, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रयास से लाए गए हैं, और प्रधानमंत्री उस समय कांग्रेस का ही था, और वह उसके प्रयास से, अथक प्रयास से वैश्वीकरण लाया गया 1991 में। 1991 में हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन तभी नहीं थे और अध्यक्षता किसी और की थी। तो उसके कारण क्या है कि हमारे देश में जब वैश्वीकरण आया तो वैश्वीकरण क्या किया? उदारीकरण को बढ़ावा दिया। तो उदारीकरण वैश्वीकरण से क्या बढ़ा? तो सेवा क्षेत्र तीव्र गति से बढ़ा। कौन सी बढ़ा? सेवा क्षेत्र। आदमियों को रोजगार मिला। आदमियों को क्या मिला? रोजगार। बेरोजगारों को रोजगार मिली। तो अब सेवा क्षेत्र में तीव्र गति से वृद्धि हुई, तीव्र गति से वृद्धि हुई। याद रखेंगे, क्या हुई? वृद्धि हुई, तीव्र गति से, एकदम बिल्कुल तीव्र गति से वृद्धि हुई। नरेगा बनाई गई। तो नरेगा एक्चुअली ग्रामीण लोगों के लिए बनाई गई है माय डियर्स। किसके लिए बनाई गई है? ग्रामीण लोग जो बेरोजगार रहते थे। जैसे किसान अभी बेरोजगार हो जाएंगे, कुछ किसान के श्रमिक मजदूर हैं, जो खेतीहर मजदूर हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। उसे रोजगार देने के लिए नरेगा लाई गई थी। तो किसके लिए? ग्रामीणों के लिए। किसके लिए? ग्रामीणों के लिए लाई गई थी। ग्रामीणों के लिए लाई गई थी। याद रखिए, किसके लिए लाई गई थी? मनरेगा जो बनाई गई थी किसके लिए? ग्रामीणों के लिए। ठीक है।
अब जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी, तो याद रखिएगा 1989 को राजीव गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थे तभी ही क्या लाया गया था, जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना कब लाई थी, 1989 ईस्वी में। याद रखेंगे 1989 ईस्वी में। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, मैं जस्ट अभी बताया है किसमें, कृषि में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है माय डियर्स, कृषि में पाया जाता है छिपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट, भारत में कॉल सेंटर की संख्या बढ़ रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है या बढ़ रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये बात सही है। बाह्य स्रोत का प्रमुख क्षेत्र है, बाह्य स्रोती का प्रमुख क्षेत्र क्या है, तो ये आप याद रखिए कि भारत और भारत के सिवा कई देशों में बाह्य स्रोत आउटसोर्सिंग सर्वप्रमुख है। तो यहाँ लिखिएगा भारत, क्या लिखिएगा, भारत में क्या है, आउटसोर्सिंग भारत में है। ऑल इंडिया यानी कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया, तो 1957 को किया गया माय डियर्स। कब किया गया था, 1957 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो सेवा क्षेत्र को दो भागों में, क्या कौन कौन माय डियर्स, सरकारी और गैर सरकारी। सेवा आप दो तरह से ले सकते हैं, सरकारी या गैर सरकारी। जो सरकार द्वारा कार्य करते हैं वो सरकारी, और जो अपने खुद का रोजगार प्राप्त करते हैं वो गैर सरकारी। तो आइए, तो गैर सरकारी दो भागों में बांटा जा सकता है। बाजार की व्यापकता का विस्तार भारत से गया पूरे संसार में, पूरे दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में फैली है, पूरी दुनिया में फैली है, दुनिया में फैली है। क्या हुई है, पूरी दुनिया में फैली है। नेक्स्ट, मॉल उपलब्ध कराता है वस्तु डॉट डॉट, वस्तु कहाँ, एक ही स्थान पर, वस्तु को एक ही स्थान पर, वस्तु को एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर आपको बहुत सारा वस्तु मिल जाएगा, उसी को कहते हैं मॉल। मॉल में आपको कपड़ा भी मिल जाएगा, खाने के लिए फास्ट फूड सामान भी मिल जाएगा, आपको लकड़ी फर्नीचर का भी सामान मिल जाएगा, या आपके घर के लिए घरेलू डोमेस्टिक सामान भी मिल जाएगा। तो ये कहने का मतलब मॉल जो है ना, आपको सारा सामान एक ही जगह, एक ही बिल्डिंग में क्या करता है, उपलब्ध कराता है माय डियर्स। चलिए नेक्स्ट है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं, तो मानव पूंजी के जो घटक हैं तो याद रखेंगे 5 है। कितनी है, 5। कितने हैं, 5। नेक्स्ट है, रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के क्या है, पूरक है। क्या है, पूरक है माय डियर्स, पूरक है। क्या है, पूरक है। नरेगा एक कार्यक्रम है। नरेगा जो कार्यक्रम है किसके लिए है, ग्रामीणों के लिए है। किसके लिए है, ग्रामीणों के लिए। नरेगा एक कार्यक्रम क्या है, ग्रामीणों के लिए है माय डियर्स, ग्रामीणों के लिए। ग्रामीणों के लिए नरेगा क्या है, कार्यक्रम है, किसके लिए, एक ग्रामीणों के लिए है। और नरेगा में बेरोजगारी को दूर किया जाता है, छिपी हुई बेरोजगारी को दूर किया जाता है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, तो ऊर्जा आप जानते हैं किससे, कोयला से, पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम बोले तो सारा चीज़ आ गया, डीजल, पेट्रोल, किरासन सब आ गया। तो कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा का मुख्य स्रोत है माय डियर्स, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा का मुख्य स्रोत। नेक्स्ट, कौन सी सेवा सरकारी है, तो आप जानते हैं जो सरकार उपलब्ध कराती है तो उसे सरकारी सेवा कहते हैं, जैसे बैंक, विद्यालय, रेलवे इटीसी। दुनिया में, भारत में जितनी भी हैं जो सरकार उपलब्ध कराती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरकारी सेवा कहते हैं माय डियर्स। याद कीजिएगा कान खोल करके, और जो याद कीजिएगा पढ़िएगा वही कल विजेता बनेगा और अच्छा नंबर लाएगा। कहा गया है, करत करत अभ्यास जरमती होय सुजान,
ससरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। जो अध्ययन अच्छा से कीजिएगा विद्या उसी की होगी, क्योंकि विद्या की रक्षा अध्ययन से ही होती है माय डियर्स। एकदम बिल्कुल अध्ययन बढ़िया से कीजिए और आपसे आगे कोई नहीं होगा जब आप दिल से अध्ययन करेंगे तब। तो आइए, तो कोयला और पेट्रोलियम आप समझ गए। और कौन सी सेवा सरकारी है, तो आप बैंकिंग है, रेलवे है ना, बैंकिंग है, रेलवे है इत्यादि कर दीजिए, बहुत सारे हैं। विद्यालय है, विद्यालय में जो सरकारी विद्यालय है वह सरकारी है और निजी विद्यालय को गैर सरकारी कहेंगे, ठीक है। विद्यालय है ETC इत्यादि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा सरकारी होती है। अब कौन सी सेवा गैर सरकारी है, जो खुद का सेवा हो, खुद आपने निर्माण किया हो, तो उसे गैर सरकारी कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए, आप कोचिंग ले लीजिए, ये क्या है, गैर सरकारी है। आप एक दुकान ले लीजिए, ये आपकी गैर सरकारी है। आप स्वयं सहायता समूह को ले लीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो ग्राम में चलती है, वह क्या है, गैर सरकारी है। कहने का मतलब जो खुद का सेवा है, खुद आप अपने निर्माण करके कर रहे हैं, तो क्या है, वो गैर सरकारी है। तो आइए, जैसे आप लिख सकते हैं गैर सरकारी में कोचिंग, कोचिंग है, मॉल सेवा है, मॉल गैर सरकारी है, मॉल है, प्राइवेट बैंक है ना, चाहे निजी स्कूल है, निजी स्कूल वो भी गैर सरकारी है, इत्यादि कर दीजिए। बहुत अच्छा, चलिए नेक्स्ट है आर्थिक आधार भूत संरचना नहीं है। तो आर्थिक भूत कहता है, आर्थिक आधारभूत संरचना हम उसे कहते हैं जिस पर मेरे आधार टिके होते हैं। जैसे उद्योग, उद्योग में जैसे लोहा उद्योग, यह आधारभूत यानी कि आर्थिक संरचना है। लेकिन हम शिक्षा को नहीं कह सकते हैं कि वह आर्थिक आधारभूत है। आर्थिक मतलब जहां से पैसा का निर्माण हो उसे आर्थिक आधारभूत संरचना कहते हैं माय डियर्स। इसलिए आर्थिक आधारभूत संरचना क्या है, शिक्षा नहीं है। शिक्षा को हम क्या कह सकते हैं, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं कह सकते हैं। उद्योग को कह सकते हैं, जैसे वैसे उद्योग जो उद्योगों की जननी हो, जैसे लोहा उद्योग, स्टील उद्योग या फिर आपका एल्युमिनियम उद्योग, ये सारे उद्योग क्या होंगे, ये सारे उद्योग जो है माय डियर्स आपका होगा, क्या होगा, आर्थिक आधारभूत संरचना उद्योग होगी। आइए, बिहार संपन्न है। अरे माय डियर्स, बिहार होगा कौन सी में संपन्न, आप खुद में बता सकते हैं कमेंट सेशन में कमेंट कर करके कि बिहार। चलिए, मैंने 5 सेकंड आपको समय दिया, बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए कि आप है क्या, आप बताइए बिहार कौन सी संपन्न हो सकता है। कृषि के अलावा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो इसलिए कृषि ही आपका क्या है, कृषि में ही बिहार संपन्न है। तो ये याद रखेंगे, कृषि, यहाँ के आदमी कृषि के अलावा दूसरे में संपन्न नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कृषि में बिहार संपन्न है। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र, आप जानते ही आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन बताइए आप कमेंट सेशन में। एक प्राथमिक सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स और थर्ड सेक्टर्स यानी कि सर्विस सेक्टर जिसको कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर में कृषि, और दूसरा में हो गया उद्योग, और तीसरा में हो गया सेवा। तो ये 3 ही आर्थिक क्षेत्र हैं। तो आइए, दूसरा आर्थिक क्षेत्र उद्योग हो गया, और तीसरा हो गया आपका सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ये उद्योग क्षेत्र, याद रखें माय डियर्स। आगे, कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो इसको थोड़ा समझिएगा। बीमारू, तो माय डियर्स BI से बिहार, आप देखिए MA से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, R से राजस्थान,
यू से उड़ीसा, उड़ीसा जिसको उड़ीसा भी कहा जाता है, उड़ीसा, ये 4 राज्य बीमारू है। बाकी जो ऑप्शन में इसके अलावा दिख जाए तो वह आपका बीमारू नहीं है। ऐसे ऑप्शन में हमेशा आता है, क्या आता है माय डियर्स? कर्नाटक, तमिलनाडु दे देगा आपको महाराष्ट्र दे देगा, दिल्ली दे देगा। तो कहने का मतलब ये 4 को याद रखेगा, ये बीमारू है। बाकी 4 को छोड़ करके बाकी जितने भी है 24 राज्य वो बीमारू के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप यहाँ हम आंसर एक तो ले लेते हैं, कोई राज्य हमेशा देता है कर्नाटक, याद रखेंगे कर्नाटक। तो कर्नाटक के अलावा और आपको 23 राज्य नाम याद रखिएगा, वो बीमारू में नहीं है। मनरेगा कहाँ से शुरू हुई थी? याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश से। कहाँ से? ये आंध्र प्रदेश से, सॉरी आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से नरेगा कहाँ से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे माय डियर्स, ये प्राइमरी अधिकार, प्राथमिक अधिकार में घोषित किया गया है कि हमारे भारत सरकार जो शिक्षा को क्या किया है, शिक्षा को मौलिक अधिकार तो है। ये कौन सा अधिकार है? तो प्राइमरी अधिकार, प्राथमिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? प्राथमिक अधिकार। प्राइमरी सेक्टर से है प्राथमिक अधिकार। क्या है? प्राथमिक अधिकार। प्राथमिक अधिकार, ये मेरा प्राथमिक अधिकार है। ये हमें कोई नहीं छीन सकता हमसे। मेरी माँ बाप भी चाहे कि हम बच्चा को नहीं पढ़ाए तो वह अपने आवाज़ उठा सकता है, वो पढ़ सकता है। क्योंकि 14 वर्ष से कम बच्चे को अगर कोई माँ बाप या कोई उद्योग मालिक या फिर कोई चाय दुकानदार अगर उसे काम कराता है, ये कानूनन खिलाफ है। और 14 से नीचे वर्ष के बच्चे को काम पर लगाया नहीं जा सकता है। यदि आप में से कोई लोग हैं जो उद्योग या फैक्ट्री या चाय दुकान या कोई होटल में काम करते हैं तो वह 14 वर्ष से आप कम बच्चे को ना रखें। यदि आप रखते हैं तो ये कानूनन खिलाफ है और आप नहीं रखें। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में प्राइमरी एजुकेशन में कहा गया है कि आप छोटे बच्चे को काम पर नहीं लगाए जा सकते हैं। ये कानूनन अधिकार है, उसके मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है। तो इसलिए मौलिक अधिकार छीनना सबसे बड़ा कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आप अपने 14 वर्ष से कम बच्चे को रोजगार पर नहीं लगाएंगे। या कोई माता पिता भी अगर सुन रहे हैं तो 14 वर्ष से कम बच्चे को स्कूल भेजें। 14 वर्ष के बाद तब उसका काम करने का तो पूरा समय ही रखा हुआ है। चलिए माय डियर्स, मैंने 25 क्वेश्चन आपको कराया। 25 क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं, फिर आप एक बार गौर से सुन लें। तो पहला क्वेश्चन है, सिलिकॉन सिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं कि ये बेंगलुरु क्या है? प्रसिद्ध है। उसके बाद जिसको हम लोग पहले बेंगलोर कहते थे, अभी बेंगलुरु है। कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, दोनों बेरोजगारी पाई जाती है। और उदारीकरण और वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में क्या लाई? तीव्र गति से वृद्धि लाई। तो इसलिए तीव्र गति से वृद्धि हुई। क्या लाने से? उदारीकरण और वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में क्या लाई है? तीव्र गति से वृद्धि लाई है। जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी, तो याद रखेंगे 1989 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे, याद रखेंगे। उसके बाद छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, कृषि में पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी किस में पाई जाती है? कृषि में पाई जाती है। उसके बाद भारत में कॉल सेंटरों की संख्या ये बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। बाह्य श्रुति का सर्वप्रमुख क्षेत्र है वो भारत है। आइए, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब कर दिया गया था? 1957 ईस्वी में कर दिया गया था। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया जा सकता है? तो सेवा क्षेत्र को याद रखेंगे 2 भागों में। कौन कौन? सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। चलिए 2 भागों में। बाजार की व्यापकता का विस्तार भारत से गया कहाँ? पूरी दुनिया में फैली है। मॉल उपलब्ध कराती है वस्तु को क्या? एक ही स्थान पर बहुत सारे वस्तु को उपलब्ध कराती है।
मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 5 है। रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के क्या हैं? तो ये पूरक है। नरेगा एक कार्यक्रम है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाई गई थी नरेगा। और ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कौन सी सेवा सरकारी है? तो सरकार द्वारा जो सेवा दी जाती है वो सरकारी सेवा, जैसे बैंकिंग, रेलवे, सरकारी विद्यालय वगैरह इत्यादि। और कौन सी सेवा और सरकारी है? कोचिंग गैर सरकारी है, तो कोचिंग, मॉल, निजी स्कूल, ये सब क्या है? गैर सरकारी है। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, शिक्षा नहीं है। बिहार संपन्न है कृषि में संपन्न है। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक है। मनरेगा कहाँ से शुरू हुई थी? आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया? प्राथमिक अधिकार को, है ना, प्राथमिक अधिकार में घोषित किया है शिक्षा को। क्या प्राथमिक मौलिक अधिकार है? प्राइमरी मौलिक अधिकार है मेरा शिक्षा। तो आइए, तब आप लोगों, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करें और कमेंट से आप हमें बताएं कि सर यहाँ हमें यह चीज़ का वीडियो चाहिए, या ऐसी बातें हैं या वैसी बातें हैं। जो भी हमारे और आपके बीच की रिश्ता जो है वो कमेंट ही है। कमेंट आप करके हमें बता सकते हैं। यदि आपको इस तरह का वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट सेशन में लिखें। और यदि आपको वीडियो से कुछ ज्ञान आपकी बड़ी है तो आप ज़रूर दिल से लाइक बटन को दाबें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें, जो कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। मेरा वीडियो जैसे डाउनलोड होगी वह सबसे पहले आप देखेंगे, उससे पहले कोई नहीं देखेगा। उसके बाद दूसरी बात यह है कि यदि आपके दोस्त भी अगर मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और शेयर करके कहिए कि वह भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यह सहयोग करने के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।